नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया दंगल का। पूरी दुनिया में इस समय तक कोरोना से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 36 लाख के आसपास लोग कोरोना की वजह से बीमार हैं और दुनिया भर के मुल्कों में इस समय चिंता इस बात को लेकर चल रही है कि लॉकडाउन से बाहर कैसे निकला जाए, लोगों की जान और अर्थव्यवस्था दोनों को कैसे बचाया जाए। लेकिन ऐसे में भी एक देश है जहां अपने लोगों की जान बचाने के बजाय आतंक फैलाने पर ही पूरा ध्यान है, और वो मुल्क है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन में 2 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पहले दिन सुरक्षा बलों के 5 और दूसरे दिन 3 जवान और अफसर शहीद हो चुके हैं। देर रात तक एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है, और यह तब है जब पाकिस्तान खुद कोरोना से जूझ रहा है। पाकिस्तान में 21,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, और जब मरीज 5,000 के पार तक नहीं हुए थे तभी वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कह दिया था कि इससे आगे कोरोना के मामले बढ़े तो हमारे अस्पतालों के बस के बाहर की बात हो जाएगी। हैरानी इस पर है कि ऐसे माहौल में भी पाकिस्तान की फौज रात में छुप छुप कर गोले बरसा रही और मौके ताक कर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में जुटी हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल कहना पड़ा कि अब बहुत हो गया, आतंकवाद के इस वायरस का वैक्सीन भी भारत को तलाशना ही पड़ेगा। लेकिन कब? यही सवाल आज के दंगल में। उनका सपना था, वो हमेशा कहते थे इस वर्दी को और जिस यूनिट को मैं कमांड कर रहा हूं इस पे कभी कोई उंगली ना उठाए, इसकी कभी इज्जत कम ना हो जाए। भारत खुशनसीब है कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा जैसे वीर उसकी मिट्टी से जन्मे हैं। लेकिन उन जैसे वीरों की लहू की कीमत भारत कब तक चुकाएगा, ये सवाल बड़ा है। रविवार को हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल आशुतोष, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काजी पठान ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। सोमवार को सीआरपीएफ के 3 वीर शहीद भी आतंकवाद की आग में झुलसे हैं। सीआरपीएफ के कांस्टेबल संतोष मिश्रा, कांस्टेबल चंद्रशेखर और कांस्टेबल अश्विनी यादव की हंदवाड़ा आतंकी हमले में जान गई है। ये खमियाजा है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का। जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत की लड़ाई कोरोना के साथ साथ आतंकवाद से भी। Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. गुट निरपेक्ष देशों के वर्चुअल समिट में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी की मौजूदगी में आतंक के वायरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 टूक बात करनी पड़ी तो हालात की गंभीरता समझी जा सकती है। पाकिस्तान खुद कोरोना से जूझ रहा है, विदेशी मदद के बिना उसकी गाड़ी नहीं चल सकती, ये बात पाकिस्तान को पता है। इस सच्चाई को जानने के बावजूद आतंक के वायरस को बढ़ाने का उसका नजरिया नहीं बदला है। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ दंगल में हिंदुस्तान से भी मेहमान रहेंगे और पाकिस्तान से भी। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन होंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब होंगे जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा आ गए हैं, और पाकिस्तान की पत्रकार मोना आलम भी हमारे साथ इस समय दंगल का हिस्सा बन रही। लेकिन हम चारों से बात करें उसके पहले हमारे साथ कर्नल आशुतोष जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के 2 सदस्य इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं पीयूष जी, और हमारे साथ उनकी पत्नी है पल्लवी जी। हम उन दोनों से पहले कुछ देर सीधी बातचीत करेंगे। भारतीय सेना में शौर्य का जो संस्कार है वो सैनिकों के और अफसरों के परिवारों में भी दिखता है, और इसकी एक मिसाल पल्लवी जी ने पिछले 2 दिन में पूरे देश के सामने रखी है। सबसे पहले पल्लवी जी और पीयूष जी,
आप दोनों का आज तक पर स्वागत है। आज ही कर्नल आशुतोष का अंतिम संस्कार हुआ और उन तमाम लोगों का अंतिम संस्कार हुआ जो उनके साथ शहीद हुए थे। उसके बावजूद आप लोग आज देश के सामने हैं, एक बड़ा संदेश पूरे देश को देने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं आज? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आतंकवाद मेरे ख्याल से कोरोना से भी गंभीर महामारी है। हाँ, कोरोना एक ऐसी महामारी है जो हर जगह पहुंच गई है जहां पे आतंकवाद नहीं पहुंच पाता बिकॉज ऑफ हमारी फोर्सेस की वजह से। हम सेफ हैं घरों में, बट कोरोना वहां भी पहुंच जाता है। हर तरह के हर छोटे बड़े इंसान पे उसका अटैक है। बट अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें तो मेरे ख्याल से आतंकवाद की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है कोरोना से। इस आतंकवाद को ख़त्म करने का समय आ गया है। पल्लवी जी, आतंकवाद एक ऐसा कांटा है जी, आप जो बात पूरी कर लें। जिसके चुभता है उसको समझ में आता है, उसको समझ में आता है। बाकी लोग उसको फील कर सकते हैं कि कितनी गहरा घाव हुआ होगा। क्यों ना ऐसा करें कि अब इस आतंकवाद को सारी पार्टियां सब मिलके इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। एक फाइनल कॉल इस तरह की लें जहां पे सब पार्टियों से ऊपर उठ के आएं और इस आतंकवाद को ख़त्म करें। पल्लवी जी, कर्नल आशुतोष के मोबाइल स्टेटस पे लिखा था आखिरी बार, हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। हमेशा से ऐसे ही थे कर्नल साहब? हाँ जी, हमेशा से ऐसे थे। फौज ज्वाइन करने के लिए 12 अटेम्प्ट दिए थे, जो हर 12 अटेम्प्ट में रिटर्न क्लियर करते थे, बट किसी न किसी कारणवश इंटरव्यू रह जाता था। 13th अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में ही कुड क्लियर हिज SSB। तो मेहनत तो शुरू से ही बहुत करते थे, सिंसियर। ही वॉज सच अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट सोल। चाहे वो स्टाफ कॉलेज का एग्ज़ाम हो, दिन रात पढ़ाई करना हो, अपने सीनियर्स का कोई दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑफिशियल वर्क हो, पेपर वर्क हो, पीछे तो किसी चीज़ में हटना सीखा ही नहीं था। जिस यूनिट के वो कमांडिंग ऑफिसर थे उसकी वीरता के तो तमाम किस्से हैं। अपनी यूनिट के जवानों को लेकर, अफसरों को लेकर कितना पैशनेट थे वो। बहुत ज़्यादा। हमेशा हर किसी से यही बोलते थे, मुझे मेरे जवान, मेरे ऑफिसर्स मेरे बच्चे हैं, मुझे वो सुरक्षित चाहिए, मुझे सबसे अच्छा चाहिए। उनको खाना देखते हुए कि सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है। जितनी छुट्टी फ़ौज में लागू है, मैं चाहता हूँ हर कोई जवान और ऑफिसर उतनी छुट्टी जाए, अपने घर, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों से मिले, एंड दे शुड लीड अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ। बस हमेशा यही होता था कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं इनको कुछ ना हो जाए। इसी वजह से हर ऑपरेशन में अपने आप को आगे रखते थे। आपको उस रात की जानकारी थी? क्योंकि खबरें आ रही थी हॉस्टेज सिचुएशन हो रही है, आपको पता लगा था कुछ उसके बारे में, क्या हो रहा है, क्या हुआ? न्यूज़ नहीं, मेरी बात जो हुई थी तो उस हिसाब से वो कहीं और पे बोला, और बोला कि अब मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा, नॉर्मल सर्च चलेगी। तो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि ये जंगल में ही हैं, बट ये सब चीज़ शायद कहीं और हुई है, मुझे आइडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जाते थे तो एक बार बता के जाते थे, बट इस बार गए तो बता के भी नहीं गए। और मुझे, क्योंकि न्यूज़ में, टीवी चैनल्स में सिर्फ कोरोना के अलावा कोई न्यूज़ नहीं थी, और ये ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह है, मैं उसमें एक्टिव नहीं थी हूँ, तो मुझे इस बारे में पता नहीं चला। बट फिर अराउंड मिडनाइट जो है, आई स्टार्टेड गेटिंग डिस्कम्फर्ट फीलिंग, क्योंकि जो मैंने मैसेज किया था वो डिलीवर हो गया था, बट इट वाज लॉन्ग, जो पढ़ा नहीं था। तो यूजुअली ऐसा होता नहीं था। तो फिर मैंने कोशिश की कॉल करने की, तो फिर मुझे एक ऑफिसर को, फिर मुझे लग गया उसके बाद कि थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर। पता कब लगा आपको कि वो शहीद हो गए? मुझे पता प्रॉपर आर्मी प्रोटोकॉल के थ्रू सुबह 9 बजे चला। उसके बाद आप अपने परिवार को, बाकी लोगों को आपने संभाला? क्योंकि हम आपको देख रहे हैं पहले दिन से, और आपने
अपने आप में एक मिसाल पेश की है देश के सामने। बिल्कुल, मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अपना परिवार ही नहीं, सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, सिर्फ मेरे पास तो उस 21 RR की भी जिम्मेवारी है, और जिसमें 4 जवान 5 शहीद हुए हैं। मेरे घर तो एक शहादत आई है, तब हम सब टूट रखे हैं, हम सब परेशान हैं। उस यूनिट से तो 4 जवान गए हैं, तो अगर मैं कमज़ोर पड़ जाती तो वो यूनिट कैसे संभलती। आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? कुछ भी नहीं कहना मुझे एट मोमेंट, किसी से कुछ नहीं कहना। आई फील कंप्लीट विद इन माई सेल्फ, आई एम ऑनर्ड। 2 दिन में जैसे हमको हर जगह से हमारी बात सुनी जा रही है, हमसे सवाल किए जा रहे हैं, वी कैन स्पीक आवर हार्ट आउट। आई फील कंप्लीट विद इन माई सेल्फ, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। जो सरकार है वो खुद समझदार है, उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कर्नल आशुतोष शहीद हुए, वो लड़ाई आपको लगता है सही रास्ते जा रही है, सही तरीके से लड़ी जा रही है? बिल्कुल सही रास्ते से लड़ी जा रही है। जज्बा, पागलपन, जुनून है इंडियन आर्मी में, इंडियन डिफेंस फोर्सेस में टेररिस्ट से लड़ने के लिए। हाँ, बाय द एंड ऑफ द टाइम एवरीवन हैज़ टू पे प्राइस फॉर इट, तो हम कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुका रहे हैं। आज मैंने चुकाई है, कल किसी और ने चुकाई थी, कल कोई और चुकाएगा। पीयूष जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आतंक के खिलाफ जो लड़ाई भारत लड़ रहा है, जिसमें आपने अपने भाई को गंवाया, देश ने अपने एक होनहार अफसर को गंवाया, आपको लगता है उस लड़ाई की रणनीति सही है या उसमें बदलाव की जरूरत है? हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम सही हैं। फौज का मोराल बहुत हाई है, और जो रिसेंट पास्ट में हमने डिसीजंस लिए हैं, बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, फर्स्ट टाइम लिए हैं, काफ़ी हाई मोराल है। थोड़ा सा इसको और टू दी पॉइंट करना है, थोड़ा सा ये और देखना है कि जहाँ कमियां हैं या अननेसेसरी के इसमें वो हैं इंटरफेरेंस है, उसको कम करके और बेटर थोड़ा सा करना है। बट काफ़ी हद तक हम सही रास्ते पे हैं। धन्यवाद पीयूष जी और पल्लवी जी, आज तक पर आने के लिए। इस स्थिति में भी आपने कम से कम इतना हौसला दिखाया, देश के लोगों के सामने आप आए हैं, बैठे हैं, अपनी बात रखी है, और ये भी कहा है कि देश भर से जिस तरीके से संवेदनाएं साथ रही हैं उसके लिए आभार जताते हैं। धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। तो ये परिवार है कर्नल आशुतोष का, जो शहीद हुए, जिनके साथ उस दिन 4 और लोग भारतीय सुरक्षा बलों के शहीद हुए आतंकवाद से लड़ते हुए। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के देश लॉकडाउन में है, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के देश अपने अपने लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, भारत को आतंकवाद से समानांतर लड़ना पड़ रहा है। जीडी बख्शी साहब, यह आतंकवाद के वायरस का इलाज कब होगा? इसका वैक्सीन कब मिलेगा? देखिए, इसका इलाज हमने शुरू कर दिया था। हमने जो है उड़ी के बाद वार किया, सर्जिकल स्ट्राइक, 3-4 महीने चुप रहे। फिर इन्होंने पुलवामा में कांड किया, हमने पलटवार किया, एयर स्ट्राइक करी, 1 साल चुप रहे। अब ये कोरोना का जो है आड़ लेके इन्होंने सोचा कि भारत की सरकार तो पूर्ण रूप से लिप्त हो गई है कोरोना 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 में अपने लोगों को बचाने के लिए। ये सुनहरा मौका है, हम घात लगा के वार करें, हम कश्मीर में गफलत फैलाएं, इन्फिल्ट्रेशन करें, हम अपनी जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे है वो हम सीज फायर वायलेशंस करें, दर्जे हरारत बढ़ाएं, दुनिया को कोरोना राग से हटाकर अपने कश्मीर के राग पे लाएं। देखिए साहब, हमने इनको समझाने की कोशिश की थी, अगर इनको समझ नहीं आई है तो फिर साहब हमको अपनी जो डिग्री ऑफ पेन है जो इन पे हम इन्फ्लिक्ट करेंगे उसको शरेआम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके लिए बालाकोट काफी नहीं था तो देन वी विल गिव यू मोर,
लेकिन साहब हम रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की लड़ाई नहीं है, हाँ इसको टांगो उसको टांगो सूली टांगो। हम सीमा के पार जाके ऐसा सबक सिखाएंगे, इतना कष्ट देंगे, वी विल रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस टू द लेवल दैट विल मेक पाकिस्तान डिजिस्ट। अगर बालाकोट काफी नहीं था तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि उससे कहीं ज्यादा किया जाए। यह बहुत सुनहरा मौका है। पाकिस्तान समझता है कि कोरोना के चलते दुनिया हस्तक्षेप नहीं करेगी साहब, और जब हम आपको पलटवार करेंगे तब भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपकी इकोनॉमी वैसे भी डूब रही है। कोरोना के बाद दुनिया में इकोनॉमिक तबाही मचने वाली है। ऐसे टाइम अगर आप युद्ध के लिए चुनना चाहते हैं तो हमारी नजरों से बहुत उपयुक्त है। आपकी इकोनॉमी हमेशा के लिए बेड़ा गर्क हो जाएगी। ओके, मोना आलम, पाकिस्तान में कोई समझाता नहीं सरकार को कि इस समय तो कम से कम अपने लोगों को बचाने पे ध्यान दीजिए। दुनिया वैक्सीन बना रही है, आप आतंकवादी बना रहे हो। देखिए रोहित जी, मैंने सुना जो यहाँ पर इस जो कैजुअलिटीज हुई हैं आपकी तरफ इंडियन आर्मी में, उनकी फैमिली से भी आप बात कर रहे थे, और बिल्कुल दर्द की बात है, दुख की बात है। किसी भी लॉस ऑफ लाइफ को सेलिब्रेट करना मैं समझती हूँ इनह्यूमन है, और कोई भी लॉस ऑफ लाइफ, वो किसी कश्मीरी की हो, किसी भी इंसान की, ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ इज अ ट्रेजेडी टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। मैं लेकिन ये समझती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो बल्कि इस बात में बिलीव रखती हूँ, और क्या ये अच्छा ना होता कि हम तमाम ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, ये एक बास्केट है, हम तमाम मिलकर इस कोरोना वायरस से, कोविड से, पॉवर्टी से, इस किस्म के म्यूचुअल जो हमें ख़तरात हैं या हमें जो डेंजर साइंस हैं उनसे हम लड़ते, चैलेंजेस का सामना करते। ये एक आइडियल सिचुएशन होती। इसीलिए सबकी ये कोशिश थी, जो इस खित्ते में काम करने वाले जर्नलिस्ट्स हैं ख़ास तौर पर, वो ये जोर लगाते थे कि एक कॉमन ग्रुप बने, सार्क को इफेक्टिव करें, सार्क की इफेक्टिवनेस सामने आए। अनफॉर्चुनेट ये कि इंडिया ने, मुझे याद पड़ता है, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से सार्क को बॉयकॉट किया, और इसी किस्म का टेररिज्म का एक आप लोगों ने एलिगेशन लगाया जिसकी वजह से सार्क को बॉयकॉट किया गया। और फिर इस बात को जानते हैं अच्छे से, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। आज इस दौर में जबकि दोनों तरफ कोरोना की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा रही है, उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सरकार को फोर्स करना चाहिए कोर्स करेक्शन के लिए, कि कम से कम फिलहाल तो छोड़ दो, अपने लोग तो बचा लो, उनके बाद में मारने की कोशिश करना? देखिए, आप लोग बताते नहीं उनको। मैं एक बड़ी बेसिक सी बात है, इतना हेविली फोर्टिफाइड मिलिटरीली ये जोन है, कश्मीर का इलाका है, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है? आपके यहाँ खबर नहीं चलती टीवी पर जब आपकी फौज शेलिंग करती है रात भर वहां से? आप लोग दिखाते नहीं कि आपने लोगों को बताते नहीं कि हमारी फौज क्या कर रही है? उसका एक बहुत आसान सा तरीका है रोहित जी, और आपको भी ये बात एज अ जर्नलिस्ट बतानी चाहिए अपनी सरकार को कि चले, हम भी झूठ बोलते हैं, आपकी नजर में हम झूठे हैं, हमारी जनता की नजर में, हमारे मुल्क की नजर में आप लोग कहा कि आप झूठ बोल रही हैं? मैंने तो पूछा, हम तो जब फायरिंग होती है, जब शेलिंग होती है, जब सीज फायर वॉयलेशन होता है, हम बताते हैं कि सीज फायर वॉयलेशन हो रहा है, और इंडियन आर्मी रिटेलिएट करती है तो भी हम बताते हैं कि इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया है। हम नहीं छुपाते ऐसी चीजें कभी। नहीं, आपकी बात हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं पाती है, हमारी बात आपके यहाँ पर उस तरह से रिसीव नहीं होती है, लोगों के जहनों में नहीं रिसीव होती है। क्या इसका आसान सा हल नहीं है कि एक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, वो उसको हम ऑपरेशनल करें ऑन ईदर साइड्स ऑफ द एलओसी, उसको ऑपरेशनल किया जाए। पाकिस्तान में तो वो बड़ी खुशी से काम करता है। मतलब जो एजेंडा पाकिस्तान का हमेशा से रहा है कि कोई तीसरी ताकत आ जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर बैठने के लिए, वो एजेंडा आप लोगों की लाशों पे भी ले आना चाहती हैं, भले ही वो मर रहे हैं कोरोना से। आप लोग खुद गए थे, आप लोग यूनाइटेड आपके यहाँ कोरोना के कितने पेशेंट हैं अभी? हमारे तकरीबन कोई 20,000 से ऊपर पेशेंट्स हो चुके हैं। और वेंटिलेटर कितने हैं पाकिस्तान के अंदर इस समय? और हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम लोग अभी लोगों को केटर कर सकते हैं। इसीलिए वो बैठ के टीवी पर इमरान साहब, प्रधानमंत्री जी आपके, मौलाना साहब से वो दुआ पढ़वा रहे थे, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है, और इसीलिए इमरान साहब कह रहे थे कि 5,000 से ऊपर हो गए
तो हमारे बस का नहीं रहेगा लोगों को बचाना। आपके महात्मा गांधी ने तारीफ की थी और उन्होंने बाकायदा लिखा है अबाउट द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी बात ये लिखी है उन्होंने, और उनका कहना है वो इस बात को मानते थे कि अपनी साइड से पहले तैयारी पूरी अच्छा, करें। तो महात्मा गांधी कह गए इसलिए इमरान खान टीवी पे मौलाना को बुला के दुआ पढ़वा रहे थे कि कोरोना से बचा लो। क्या प्रॉब्लम है? आपके फाउंडिंग महात्मा गांधी के कहने से बुला के बैठे थे वो। हमारे लास्ट प्रॉफिट, व्हाट अबाउट इट? दुआ पढ़वाना एक हमारे फेथ का हिस्सा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है। अच्छा, वो महात्मा गांधी जी के कहने से वो बुला के बैठे थे मौलाना साहब को टीवी पर दुआ पढ़वाने के लिए कि हमारे मुल्क को कोरोना से बचा लो। अपने फाउंडिंग फादर की तो बात मान लेना। मैं तो ये आपसे कह रही हूँ, वो भी हमारे लास्ट प्रॉफिट के बारे में। मैडम, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या वाकई वो महात्मा गांधी जी के कहने से कर रहे थे ऐसा? तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे? आप इतना पजल क्यों हो गए? मैं पूछ रहा हूँ आपसे केवल, आप हाँ या ना नहीं कर रहे हैं। मैं इनके दुआ का जवाब देता हूँ जरा। मैं तो हाँ या ना पूछ रहा हूँ केवल आपसे, पता नहीं आप क्यों ऐसे एकदम से परेशान हो रही है। मैं तो आराम से पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कोई चीख चिल्ला के कोई नाराज होकर बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, ना ही कोई तंज कर रहा हूँ। नहीं हो रही, मैं भी आपसे मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ। रोहित जी, मेरी बात सुने। आप डीमोनाइज ना करते अगर सार्क के फोरम को, तो ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज मिलकर कुछ करती ना कोविड के बारे में। सुशील पंडित, सार्क के फोरम को डेमोनाइज किसने किया? उन्होंने जो सरहद पे गोली और सार्क में बोली का सपना देख रहे थे, या उन्होंने जिन्होंने साफ कह दिया कि आगे से बंदूक लेके आओगे तो हमसे बात नहीं करना, और तुम इस लायक नहीं हो बंदूक लेके बैठने वाले जो सिविलाइज्ड लोगों के फोरम पे बैठ सको? सुशील पंडित। रोहित जी, ये मोहतरमा उस महात्मा गांधी को कोट कर रही हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे बनेगा पाकिस्तान। उस महात्मा गांधी को ये सेलेक्टिवली कोट करना चाहती हैं जब इनको उसकी सुविधा हो, जब इनके हिसाब से काम चले। मैं उनको रिलीजियोसिटी की बात कर रही थी। नहीं, आई एम ऑल्सो नहीं करी। आप सिलेक्टिवली कोट करना चाहती हैं जब आपको सूट करता है, कभी रिलीजन में, कभी पॉलिटिक्स में, कभी स्पिरिचुअलिटी में, कभी इसमें कभी उसमें। अंग्रेजी में कहावत है डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स। अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी को कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना। आपके रिलीजन से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जो गोलीबारी कर रहे हैं वो भी अपने रिलीजियस फेथ की वजह से कर रहे हैं। कश्मीर में आपका जो हक है वो भी अपने रिलीजन की वजह से है। आप कश्मीर पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा के बिना पर वहां पर कब्जा चाहती हैं। वो भी आपके शोबे में रिलीजन घुसा हुआ है, और आपने आंखों पे रिलीजन की पट्टी बांध रखी है। आप रिलीजन के बेस के ऊपर ही कश्मीर में दंगा फसाद कराने पे तुले हुए हैं और जान लेने पे तुले हुए हैं। इस रिलीजन की वजह से ही आपने इस पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में जहर घोला हुआ है। आपको मालूम है ये बंटवारा इस रिलीजन की वजह से हुआ। आपको मालूम है कि इस मजहबी तासुब के कारण ही इस पूरे के पूरे खित्ते में कत्लो गारत हुई है। आपके सर के ऊपर ये मजहब का भूत सवार है, आपके सर पे खून सवार है इसी मजहब को लेकर के। आपने मजहब की बिना पर ही वहां पर तंजीमें खड़ी कर रखी हैं। ये लश्कर तैयबा क्या है, ये जैश ए मोहम्मद क्या है, ये हिजबुल मुजाहिदीन क्या है? ठीक है, ये आपके मजहब का जहर है जो निकल करके कलाशनिकोव से बहता है। ओके सुशील जी, ओके, एक सेकंड। मोना जी, कमर चीमा और शाहनवाज हुसैन, दो लोगों से मैं कमेंट ले नहीं पाया हूं अभी तक। पहले शाहनवाज हुसैन फिर कमर चीमा, एक एक करके आप दोनों के पास आ रहा हूं। शाहनवाज हुसैन ये कह रही है कि सार्क के मौका था, सार्क के जरिए इस तरफ के सारे देशों को एक साथ लाकर कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार किया जा सकता था। तो सार्क में वर्चुअल जो बैठ के मुलाकात करके बातचीत की शुरुआत तो प्रधानमंत्री मोदी ने की, कोविड-19 का फंड भी प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। अगर ये बंदूकें छोड़ के आते तो क्या इनको उसका लाभ नहीं मिलता? देखिए, आज पूरी दुनिया मुस्तफीद हो रही है। उर्दू में समझा रहा हूं मोना आलम आपको। पूरी दुनिया मुस्तफिद हो रही है। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप भी नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है। बगल में पड़ोस में पाकिस्तान है, और प्रधानमंत्री जी ने तो सार्क की मीटिंग करते हुए साफ तौर पे पाकिस्तान भी उसमें आया था। हम जानते हैं कि एक आतंकी मुल्क है आप। हम जानते हैं कि आपके मजहब में जिस दिन दुआ की बात हो रही थी, सुशील जी ने अलग कमेंट किया। मैं कहता हूं, दुआ क्या कर रहे थे आप? दुआ तो कबूलनामा था ना। आप कबूल कर रहे थे कि पाकिस्तान की हालत क्या है,
वो जो आपके मौलाना तारिक ने जो दुआ की, उससे तो पाकिस्तान के टेलीविजन पर डिबेट हुई, उन्होंने तो आपका चेहरा बेनकाब किया और पूरे पाकिस्तान में टेलीविजन पे डिबेट हुई, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। आप नहीं, मेरी बात मना आलम, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बहुत गौर से आपको सुना है और देखा भी है। सवाल यह है कि आप इस वक्त में जो पूरी दुनिया मुश्किल हालात में है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, ये पाकिस्तान का जो टेररिज्म का वायरस है, टेरर वायरस, ये तो पाकिस्तान का है। लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस चाइना से निकला और पूरे दुनिया में लोग कहते हैं कि ये जो टेरर वायरस है, इसकी जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान है। आप कब तौबा करेंगे? आप कब मना करेंगे लोगों को? आपके लोग पूरे दुनिया के लिए खतरा बने हुए। कोरोना से खतरा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान का जो वायरस है टेरर का, इससे दुनिया को ज्यादा खतरा है। और हमारा इम्तहान न ले मौलाना आलम, हिंदुस्तान ने आपको बार बार सबक सिखाया है। हमारे फौजी मारे जाएंगे, उनके परिवार के लोगों ने कितना संयम दिखाया। ये आने वाले तूफान से पहले की खामोशी, आएगा तूफान, आपको जवाब मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा। आप कश्मीरी के लिए आपको कोई दर्द की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, वहां पर लोगों का आप ध्यान नहीं रख रहे। आप वहां कोरोना का कैंप बना रहे हैं। आपको कोरोना से नहीं लड़ना, आपके फितरत में, आप लोगों के, आपके डीएनए में टेररिज्म आ गया है, आतंकवाद आ गया है और पूरी दुनिया के लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। आप चाइना के दम पर ज्यादा कूदे नहीं, चाइना आपको कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन जो हरकत आप लोगों ने की है, पूरी दुनिया आपको बहुत हकारत भरी निगाहों से देख रही है। ठीक है कि आप लोग कोरोना के टाइम में भी आतंकवाद से तौबा नहीं कर रहे हैं। रमजान है, तौबा कर लीजिए आतंकवाद से, अभी भी बता रहा हूँ। ओके, तौबा करना चाहिए। उसके पहले कमर चीमा सर, एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकते हुए एक बार कमर चीमा साहब बोले, उसके बाद आपके और बख्शी साहब के पास ही आऊंगा। कमर चीमा, क्या आतंकवाद जारी रहेगा तो पाकिस्तान में इमरान खान से लोग जवाब नहीं मांगेंगे कोरोना पर आपने क्या काम किया? देखिए, मुझे तो अगर वो ये बताते रहेंगे कि आज हमने इतने फौजी मार दिए, या आज हमने इतनी गोलियां चला दी, इतने बम फोड़ दिए, या इतने लोगों को पार करा दिया, तो आप लोग उनसे पूछेंगे नहीं कि भाई ये कोरोना की लड़ाई कहां तक आई है, इसमें क्या किया है आपने? डिस्काउंट दे देंगे क्या उनको आप इस बात पे? देखिए रोहित साहब, बात यह है कि 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गवर्नमेंट संभाली है और 2014 से लेके आज तक आप जो एस्केलेशन लैडर है वो देखें तो हर दिन मामलात खराब हो रहे हैं, हर दिन। अब हम बड़े खुश हैं, आप जिम्मेदार हैं या मोदी जी जिम्मेदार? बात सुने भाई, मैं नहीं बोला किसी के लिए, मेरी बात सुन लेते हैं एक बार ना, क्या कह रहे हैं, फिर आप बोल लीजिए। हम खुश ये थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशिया के लोग गुर्बत से लड़ने के लिए इकट्ठे हों। लेकिन अगर बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने दिल्ली से बैठ के कश्मीर में तब्दीलियां लेके आनी है, कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर बदल देनी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बदल देना है, तो जाहिर बात है लोग भाई कोई अपने घर में सफेदी कराए या पर्दा लगाए, वो भी आपसे पूछ के करेगा क्या? दिल्ली से बैठ के भाई कोई अपने घर में पर्दा लगाए या सफेदी कराए, वो आपसे पूछ के करेगा क्या? तो भाई आप लोग अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ रहे हैं? जिन लोगों को आप जबरदस्ती क्यों लोगों पे कर रहे हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? अरे आपका टेरर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा है क्या? आप एक टेररिज्म के अलावा आपकी दौलत क्या है, आपकी ताकत क्या है? टेररिज्म, आतंकवाद, उसके अलावा क्या है आपके पास? नहीं, कमर चीमा, आप कह रहे हैं आप एक सेकुलर कंट्री है, आपको सेकुलर का मतलब पता है? आप धर्म की बिना पर बने हुए एक मुल्क के नुमाइंदे हैं सर, आप मुझे सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं? आपके यहाँ सरकारें, आपके यहाँ सब कुछ धर्म के नाम पे चलता है। आपके यहाँ प्रधानमंत्री टीवी पर लेकर मौलाना को बैठ जाता है कि साहब कोरोना को भगाने की दुआ पढ़ाएंगे। आप मुझे मतलब कम से कम सोच तो लिया कीजिए कि आप मैं क्या बोलने जा रहा हूं टीवी पर और मुझे लोग देखेंगे। आप कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन क्यों नहीं देते? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, अच्छा सेकुलरिज्म का डेफिनेशन मालूम है आपको? कश्मीर दे दो ना हमें। आपको सेकुलरिज्म का डेफिनेशन मालूम है? आप बैठ के सेकुलरिज्म पढ़ा रहे हैं। आपको राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन का नहीं पता? जो आप सेकुलर कंट्री हो, आपको अगर लॉ का पता है तो आपको ये नहीं पता कि बलूचिस्तान वाले को, बलूचिस्तान वाले पे कब्जा क्यों कर रखा है? बलूचिस्तान पर कब्जा क्यों कर रखा है? कोई बलूची आपके साथ रहने को तैयार है? यहां तक कि सिंध के लोग रहने के लिए तैयार नहीं है। आपने किसको हक दिया है? हमें पाठ मत पढ़ाइए।
कमर सीमा, आपकी हैसियत नहीं है कि आप बात करें डेमोक्रेसी पर और सेकुलरिज्म पर। आप तो कम्युनलिज्म के सिंबल हैं, पूरे दुनिया में टेररिज्म के सिंबल हैं, कम्युनलिज्म के सिंबल हैं, और आपके वजह से पूरे दुनिया में इस्लाम बदनाम है। तो कमर सीमा पाकिस्तान की वजह से आप लोग को इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि रमजान के महीने में शेलिंग करके आप वहां से टेररिज्म भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं। कितनी बार मार खाएंगे आप? बांग्लादेश में मार खाया, सर्जिकल स्ट्राइक की मार खाया, उड़ी में आपने जब आपके यहाँ हमने घुसकर मारा तब भी स्ट्राइक में मार खाया। कब सुधरेंगे? फाटक आपके ऊपर सर पर लगा हुआ है, कोरोना की वजह से बच गए हैं, नहीं तो टेररिज्म का मुल्क घोषित हो जाता, आतंकवादी मुल्क घोषित हो जाता। क्या बात करते हैं? पूरे मुल्क को पाकिस्तान के अंदर गिरगिरा रहे थे ना। आपके मौलाना तारिक जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, पाकिस्तान की हैसियत भी बताइए। गिरगिरा चाइना के कदमों में गिर गिर कर भीख मांग कर आपका मुल्क किट मांग रहा है। अच्छा, एक कैसा मास्क चाइना दे रहा है इनको? एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं कह रहा हूँ इनको तो चाइना के रहमो करम पर और खैरात और ज़कात पर पलने वाला मुल्क भारत से क्या तुलना करेंगे आप? ठीक है, ओके शाहनवाज जी, अभी आएगा ना ज़कात आपको। ठीक, जीडी बख्शी साहब, इस्लामिक कंट्री से और कई जगह से ज़कात आएगा ना, उसी को खाएंगे आप। ओके शाहनवाज जी, जीडी बख्शी साहब, इस पूरी परिस्थिति में आपने देखा सारी बातचीत घुमा के वो वापस कश्मीर पर लाना चाहते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारे यहां लोग मर रहे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री टीवी पर बैठकर कह चुका है कि 5000 से ज्यादा केस हो गए तो हम नहीं बचा पाएंगे, हमारे बस का नहीं होगा लोगों को बचाना। उनको केवल इस बात से मतलब है कि कश्मीर के नाम पर आतंकवाद जारी रहे और हिंदुस्तान झेलता रहेगा इसको। जीडी बख्शी, पाकिस्तान में इमरान खान साहब की क्या चलती है? वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, दुम उनकी मरोड़ते हैं बाजवा साहब, जनरल साहब। वो डिमांड करते हैं कि मुझे 3 साल एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि आई एम गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। मैं तो तोहफा हूँ अल्लाह ताला की ओर से पूरे कायनात को, और मेरे को 3 साल और सर्विस चाहिए क्योंकि भारत से खतरा है। 3 साल सर्विस ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो उनका क्या लेना देना टेररिज्म, उनका क्या लेना देना कोरोना के। जितने कोरोना से लोग संक्रमित हुए हैं वो पीओके गिलगिट पाकिस्तान में भेज रहे हैं ताकि उनको हिंदुस्तान में धकेला जाए और मरते मरते भी वो हमारे यहाँ कोई तकलीफ पैदा करें। अभी कहा जा रहा था कि साहब हमको एकजुट होकर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। बताइए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया जब कोरोना वायरस की पैंडेमिक चालू हुई? साउथ एशिया में रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी। जनाब चीमा साहब प्लीज इतना तो जो असलियत उन्होंने, कौन सा एक प्राइम मिनिस्टर नहीं आया? सारे सार्क के देशों के प्राइम मिनिस्टर आए, आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए साहब उस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्टर भेजा और वो सबसे पहले आपको लिखा था कि आप आए मिलकर बात करें, आप लोग मजाक उड़ाते थे इन्हीं प्रोग्राम्स पे बैठ के। अरे साहब आपकी सेहत पे अब फर्क पड़ेगा। कोरोना तो आप छोड़ दीजिए, अगर आप समझते हैं कि आप हिंदुस्तानी खून घटिया तौर से आप बहा सकते हैं तो साहब यू हैव अ शॉक। हमें आपके देश की सेहत पे अब फर्क पड़ने वाला है, खासकर आपकी फौज के, क्योंकि हम आपकी फौज से तंग आ चुके हैं। ना सिर्फ हम, कश्मीर में ईरान आज तक के नहीं लोग, पता कि अफगानिस्तान के लोग, कोविड-19 और कितने इंडियन आर्मी के लोगों को कोविड-19 है। लोग। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रोहित जी, मैं थोड़ा सा रुकते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बंद करें ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ताकि कश्मीरियों और इंडियन आर्मी के अंदर जो कोरोना वायरस एक बात आपको बताना चाहता हूँ कमर चीमा, इंडिया में डर लग रहा है। कमर चीमा आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मिस्टर चीमा डर लग रहा है। कमर चीमा आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली आप हैं स्काइप से, समझें इस बात को, आप स्काइप से कनेक्टेड हैं। तो जब आप किसी और के साथ बोलते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी बोल रहा है और आप भी बोल रहे हो, तो सर आपकी आवाज अपने आप कम हो जाती है और आप केवल हिलते डुलते दिखाई देते हैं। वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, उससे लगता है कि पता नहीं आदमी क्या कर रहा है। किसी को ये समझ नहीं आता कि आप बोलना चाह रहे हैं। आप एक एक अकेले अकेले बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई आपका गला दबाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर, आपको बोलने के लिए ही बुलाया हमने। लेकिन मसला ये है कि आप अपने यहां लोग मर रहे होंगे, सुशील पंडित, तो भी यही कहेंगे कि साहब कश्मीर
आपके यहाँ प्रधानमंत्री कह रहा होगा कि हमारे बस का नहीं है, तो भी कहेंगे कि साहब कश्मीर। आपके यहाँ पीएम डॉक्टर देने के बजाय आपको मौलाना लाके टीवी पर बिठा देगा, तो भी आप कहेंगे कि जी कश्मीर। रोहित जी, इनको मोना आपके पास, उसके बाद सुशील जी के बाद आपके पास आ रहा हूं मोना, पक्का। चीमा साहब अभी समझाया आपको। अगर लेना देना होता तो वुहान में बैठे हुए इनके बच्चे जो वीडियो बना बना के भेज रहे थे कि हमें बचाइए, हमें निकालिए, उनको कब का निकाल लाए होते। इन्होंने बोल दिया वहां अल्लाह के करम पे छोड़ दिया कि हम जीना मरना उसके हाथ में, वहीं रहो, यहां मत आओ, यहाँ तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते। दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने मुल्क से ये तवक्को रखते थे कि हमें उठा के अपने घर लाएंगे। इन्होंने उन्हें छोड़ दिया अपनी किस्मत। अपने लोगों का तो ये हाल कर रखा है कि रोटी का भरोसा नहीं, दूध का भरोसा नहीं, बिजली का भरोसा नहीं। कोरोना से पहले वो लोग भुखमरी से मर रहे थे, सड़कों पे आ रहे थे कि हमारी मईशत का क्या, रोजगार का क्या, कीमतों का क्या, डॉलर कहां पहुंच गया। अगर इनको लोगों से कोई लेना देना होता तो उनको ये उठाकर भाड़ में झोंकने के लिए कश्मीर ना भेजते जिहाद करने। जिनके माँ बाप को वो छोटी मोटी रकम देकर चलाना सिखाते हैं और फिर जिहाद करने भेज देते हैं। सुशील पंडित, इस बात का जवाब मोना आलम से लेते हैं ना। आपने जो बात उठाई मोना आलम, सवाल यह है कि एक तरफ कमर चीमा पूरी कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के मामले को ये रंग देने की कि मुसलमान बड़े तंग हो रहे हैं, तो चाइना में जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर तो पाकिस्तान आंख नाक मुंह कान सब कुछ बंद कर लेता है। वहां पर इस्लाम आपको इजाजत दे देता है कि इस मुसलमान को देख के मुंह फेर लो। जब आपके अपने लोग वुहान से कहते हैं कि हमें ले जाओ, तो उनके आगे सरकार हाथ जोड़ देती है कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते तुमको। देखिए रोहित जी, पहले तो आपकी जो बात है उसका बड़ा क्लियर सा जवाब है। ये कश्मीर का मसला, आप इसको एक रिलीजियस अगर कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कश्मीर लाए नहीं बीच में मोना जी, मैंने तो सिंपल पूछा कि आप कोरोना से लड़ने की वैक्सीन बना रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं बैठ के, इसमें कश्मीर कहां था बताइए। टेरिटोरियल कहां आती है वैक्सीन बनाने से? एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, ये नहीं कहा है कि एकदम नहीं है। आपके लिए डिस्प्यूटेड हो सकती है, हमारे लिए डिस्प्यूटेड नहीं है। भारत ने हमेशा दो टूक कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। इसके लिए आपको ऑक्युपाइड कश्मीर हमें किसी शुबे में रहने की जरूरत नहीं है। और वैक्सीन क्या बनाएंगे रोहित जी? ये विवादित हिस्सा वो है जिसको आपने कब्जा कर रखा है। कल ही भारत ने पाकिस्तान पर आपको एक लेसन दिया है, अगर याद ना हो आपको तो। कहां से ये वैक्सीन क्या बनाएंगे? ये तो सुई भी मांगते हैं। इनको तो मास्क जो दिया चाइना ने वो अंडर गारमेंट दिया। वो बोल रहे एक बार, फिर आप जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम बोल रहे एक बार, फिर आप बोल दें, कोई आपत्ति नहीं उसमें। मोना जी पूरी कीजिए बात। मैं ये कह रही हूँ, देखिए टेरिटोरियल मसला है, यूएन की तरफ से इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मसला है। उतनी जिस पे आपने कब्जा कर रखा है वो आपने वापस दे दिया। बस बात यह है कि आप उनसे पूछे, कश्मीरियों से पूछे, मुसलमान हिंदू पंडित कश्मीरी उनसे ना पूछे, सारे कश्मीरियों से पूछे कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से उनकी तकदीर का फैसला हो। पाकिस्तान में जाएंगे? खाला जी का घर नहीं, वो जहन्नम है पाकिस्तान, कौन जहन्नम में जाना चाहेगा? आपका मुल्क जहन्नम है, कौन जहन्नम में जाना चाहेगा? शाहनवाज जी एक सेंटेंस सुन ले, अभी आप इकोनॉमी पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा अपने घर की तरफ भी देखें, थोड़ी सी प्लीज ट्राई टू स्मेल द कॉफी। आप लोग तो शराब, आपने तो शराबें खोल दी हैं, आप तो 12% टैक्स लगाकर शराबें बेच कर अपनी इकोनॉमी संभाल रहे हैं। आप अपनी पाकिस्तान का घर है जो शराब नहीं पी रहे? आपके फौजी पी रहे नहीं? आपके यहाँ तो शराब बैन है। मैं पाकिस्तान गया हूँ, हर घर में शराब रहती है। आपके यहाँ नहीं रहती है या नहीं रहती है? आपके यहाँ हाँ बता दीजिए मोना जी बता दीजिए ना, पाकिस्तान में शराब कोई नहीं पीता? चलिए बता दीजिए। मैं आप इस्लामिक मुल्क हैं, आप बता दीजिए ना कि आपके यहाँ शराब नहीं बिकती है, और शराब आपके यहाँ नहीं होती है, बोल दीजिए आप। एम्बेसीज में बिकती है, एम्बेसीज में बिकती है। नहीं मोना जी, मैं गया हूँ 2 बार पाकिस्तान गया हूँ डेलीगेशन में, मैंने देखा है टेलीविजन पर रमजान के दिन क्यों झूठ भी बोल रही हैं, सच बताइए ना। एम्बेसीज में अगर आप गए हैं वहां पर तो यकीनन जो एम्बेसीज है, हमारे एम्बेसडर जो हमारे कॉन्सुलेट में वहां पर है, लेकर उनके लिए तो ये हराम नहीं है। ये अगर इस्लामिक कंट्री है, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम है कंज्यूम करना चाहता है, उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है। शराब का पैसा हराम है, खून खराबे का पैसा हराम नहीं है मोना जी। अच्छा, खून खराबे का पैसा हराम नहीं है क्या? रोहित जी नहीं बताया ना, लोगों की लाशें बिछाकर, गोलियां चलाकर दुनिया को यह बताना कि हम ही आतंकवाद से पीड़ित हैं, उससे कमाया पैसा हराम नहीं है क्या? आप लोग
कर्नाटका में क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में आपने अरे कहाँ कर्नाटक चले गए आप? बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं भाई? मोना आलम बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? सिंधियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? अहमदियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? आप बता दीजिए ना जरा। ऐसा कुछ नहीं। अरे क्या क्या नहीं जुल्म और सितम कर रहे हैं आप? अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए ना, बता दीजिए। पूरे दुनिया सुन रही है कि आज तक का प्रोग्राम पूरे दुनिया में देखा जाता है। मोना जी बता दीजिए ना। मोना जी, क्या कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार सही तरीके से एकदम सही लड़ाई लड़ रही है कोरोना के खिलाफ? आप खुश हैं जिस तरीके से पाकिस्तान कोरोना को टैकल कर रहा है? एज अ जर्नलिस्ट आप खुश हैं? देखिए, मैं पूरी दुनिया से, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा है, मैं ग्लोबल स्केल पे कह रही हूँ, आपकी तरफ भी लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हो रही है ना, यहाँ पर भी हो रही है। मैंने पूछा ही नहीं मैडम आपसे, आप पूरी दुनिया को सर्टिफिकेट पहले देने चली जाती है। पहले घर का तो देख लीजिए ना, पहले अपने घर का हाल तो बता दीजिए। पूरी दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। मैंने नहीं पूछा कि अमेरिका कोरोना से लड़ पा रहा है कि नहीं आपके हिसाब से। मैं पूछ रहा हूं पाकिस्तान की सरकार आपके हिसाब से कोरोना को ठीक से टैकल कर पा रही है? आप खुश हैं उससे बतौर पाकिस्तानी नागरिक? मेरा रीजन भी सुन लेना। मेरा रीजन ये है कि ग्लोबल पैंडेमिक है, मैंने और आपने डिक्लेयर नहीं किया, WHO ने इसको ग्लोबल पैंडेमिक कहा है। तो ग्लोबल ट्रेंड्स देखेंगे ना, अगर दुनिया भर में ईज कर रहे हैं लॉकडाउन को, तो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके यहाँ लॉकडाउन में छूट आपको पसंद आई कि नहीं। मैंने पूछा सरकार का टैकल करने का तरीका, उससे आप खुश हैं? मुझे पसंद नहीं आई। जब तक आप लोग अपना फ्लैट नहीं करते हैं जो आपका वायरस का या जो आपके रिपोर्टेड केसेस का, पसंद नहीं आई तो अपनी सरकार से आपने कहा एक बार भी कि इस पे जोर लगाओ, कहां वहां सरहद पार आतंक फैलाने पे जोर लगा रहे हो? बिल्कुल कहा आपने एक बार भी उनको कहा। दिन रात कहते हैं उनको कि बेहतर स्ट्रेटजी बनाए। आपकी तरफ तो यहाँ से भी कह दीजिए आज। हम भी कह रहे हैं, अपनी तरफ भी कह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम वहां इन्फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं कश्मीर में। आप समझते क्यों नहीं है कि 5 अगस्त 2019 से एक प्रॉब्लम चल रही है, उसका एक हल कर दें, एमिकेबली उनकी मर्जी से पूछ के उनका हल कर दे। उनके ऊपर क्यों इस तरह से आप चीजें इंपोज कर रहे हैं? अभी आप यहाँ के कश्मीर की बात कर रहे थे, आपको पता है इधर पाकिस्तानी साइड पर जो कश्मीर है, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को उन्होंने क्वारंटीन सेंटर बना दिया है। आपके यहाँ तो आपको ये नहीं पता कि केसेस कितने हैं वहां पर आपके साइड के कश्मीर में, डेथ कितनी हुई। पाकिस्तान भर से कोविड के पेशेंट्स को कश्मीर, वही तो है, यही तो मैंने कहा। आप कबूल नहीं दे रही है कि हम अपनी सरकार को टोकते हैं कि भाई कोरोना की लड़ाई पे ध्यान दे लो, फालतू की चीजों पे मत दो। फिर ये भी कह रहे हैं कि हम ये कैसे कबूल कर लें कि इन्फिल्ट्रेशन हमारी सरकार करा रही है। जिस चीज को पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है शाहनवाज हुसैन, उसको खुद स्वीकार करने में दिक्कत क्यों होती है जब पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है? मोना आलम साहिबा की दुश्वारी ये है कि ये जो डिबेट हो रहा है ना रोहित जी, मुझे वहाँ एक पाकिस्तानी ने बताया था कि रोहित सरदाना जी का जो दंगल प्रोग्राम है वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग बड़े शौक से देखते हैं। तो मोना जी उतना ही बोलेंगी जितने में इनसे ISI आर्मी नाराज ना हो जाए। इनके बोलने पर भी आज़ादी नहीं है, इसलिए पत्रकार होकर भी ये इधर उधर कर्नाटक चली जाती हैं, इंडिया के शराब पे बात करने लगती हैं। बात ये है कि आप ये तो बता दें कि पाकिस्तान आतंकवाद से, टेररिज्म से तौबा कब करेगा? और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें कोरोना का सेंटर बना रहे हैं, सब जगह के कोरोना पेशेंट ले जाकर जो हमारा हिस्सा है वहां पे रख रहे हैं। कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां प्रदर्शन हो रहे हैं, और आप लोग पूरे दुनिया से आखिर मानेंगे क्या हैं आप पूरे दुनिया का आपने ठेका ले रखा है। यानी आज पूरे दुनिया के अंदर आज आपकी छीछी हो रही है। आप ये बता दें, एक बात बता दें मोना आलम की, पाकिस्तान को जो चाइना ने भीख में मास्क भेजा, वो ये सब खबर सही है कि नहीं? अंडर गारमेंट का मास्क बनाकर पाकिस्तान ने चाइना को भेज दिया। कमेंट ले नहीं पाऊंगा वापस पलट कर उनका। पाकिस्तान को बची हुई खैरात। शाहनवाज जी माफी चाहता हूँ, समय खत्म हो गया, इस बात पर जवाब नहीं ले पाऊंगा मोना आलम से। समय रहता तो जरूर इसका जवाब लेते जो बात शाहनवाज हुसैन ने उठाई है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि दुनिया जिस समय वैक्सीन बनाने में जुटी है, पाकिस्तान उस समय भी आतंकवादी बना रहा है। क्या आतंकवाद को ढाल बनाकर इमरान खान कंगाल पाकिस्तान को कोरोना से बचा पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।